नमस्कार मित्रों, इस चैप्टर के हम 2 वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। इस चैप्टर में हम इस चैप्टर की विधिवत सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरुआत करेंगे। पहले हमने संसद क्या है इसके बारे में जाना है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी। अब हम जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे साथ कई ऐसी घटनाएं घटी और उसके पहले हमने अंग्रेजों के काल के अंदर ऐसी यातनाएं सही। हमारे पास कोई अधिकार नहीं थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लोगों ने अंग्रेजों के समक्ष शासन में भागीदारी की मांग की। उन्होंने कहा कि आप हमारे देश में हैं, हमें शासन में भागीदार बनाइए, हमारा देश है, हम शासन करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर दौर आया 1885 का, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है 1885 और कांग्रेस लिखा, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समझे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, 1885 में। तब भारत की जनता ने कांग्रेस के माध्यम से विधायिका में निर्वाचन की मांग की। ये देखिए शब्द आया विधायिका, जो कानून बनाने वाली संस्था है। उसके अंदर भारतीय लोगों ने ये कहा, भारत की जनता ने कहा कि हमें रिप्रेजेंटेशन दो, इसके अंदर हमें भागीदार बनाओ। बजट पर चर्चा का अधिकार मांगा, उसमें थोड़ा सा छूट दी गई और उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से अंग्रेजों ने इसको माना। हालांकि पूरी तरह से उन्होंने चर्चा में भारतीयों को शामिल नहीं किया, लेकिन फिर भी शुरुआत यहां से हो गई। फिर आया मित्रों 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसके अंदर अंग्रेजों ने थोड़ी और रियायत दी और यहां पर कुछ हद तक भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया कि वो अपनी जनता की बात आगे रख सकते हैं। तो 1885 और 1909। लेकिन फिर हम स्वतंत्र हो गए 1947 के दौर में। 1947 से पहले देखिए, न तो हमें वोट का अधिकार था और न ही शासन में भागीदारी। ये चीजें आप ध्यान रखना, वोट का अधिकार, शासन में भागीदारी, ये सब जरूरी है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? स्वतंत्रता के बाद हमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला। जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वो वोट दे सकता है। हम शासन प्रक्रिया में भाग लेने लगे, हम उम्मीदवार बनने लगे, हमने जनता के लिए कानून बनाए, जनता के लिए काम करना शुरू किया। यह स्वतंत्रता के बाद में हुआ। लोगों को अधिकारों की गारंटी मिली, संविधान ने गारंटी दी और न्यायपालिका के माध्यम से यदि किसी के साथ न्याय हुआ है तो उसको न्याय भी मिला। ये तो हो गया स्वतंत्रता के बाद। अब ऐसी कुछ टर्म है जो हमें इस चैप्टर में समझनी बहुत जरूरी है, जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र। मैंने बताया था कि लोकसभा जिसके 543 सांसद हैं, जिस जगह से वो चुन करके आएंगे उसको निर्वाचन क्षेत्र कहेंगे। पूरे भारत का विभाजन 543 भागों में किया गया, जिसको लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। आप भी अपने निर्वाचन क्षेत्र का पता लगाइए। जैसे कि मैं पाली निर्वाचन क्षेत्र से एक मतदाता हूं। पाली राजस्थान का एक संसदीय क्षेत्र है। वैसे ही आपको भी पता लगाना है कि आपका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, आपके यहां से जो लोकसभा की कौन सी सीट है। कुल मिला के 543 सीटें लोकसभा की। 543 लोग जीत करके लोकसभा में जाते हैं। उस समय से वह राजनीतिक दल जिसको 272 सीटें अर्थात बहुमत मिलती, जिसको मेजोरिटी मिलती है, जिस पक्ष को आधे से अधिक सीटें मिले उसे बहुमत प्राप्त हो जाता है। बहुमत, मेजोरिटी, बहुमत का फॉर्मूला है। बहुमत का फॉर्मूला क्या है मित्रों? जो कुल सीटें हैं उसमें 2 का भाग दे दीजिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए, ये है बहुमत। तो जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा, जिसको आप सत्ता पक्ष कहेंगे। रूलिंग पार्टी, जिस दल के पास बहुमत होगा वह सरकार बनाएगा, जिसे सत्ता पक्ष कहेंगे आप। लेकिन जिसको बहुमत नहीं मिला वो क्या करेगा? वो विपक्ष में बैठेगा, सरकार पे ध्यान रखेगा। विपक्ष की भूमिका क्या होती है वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये देखिए छोटा सा वीडियो था, इसका पहले मैंने बोर्ड वर्क करके रखा था। तो आप लोगों से निवेदन है, आप इसका जो नोट्स हैं वो अपने रजिस्टर में मेंटेन करें, जिससे आगे का चैप्टर समझने में आपको आसानी रहे।